वीडियो जो है मेरा 2014 एचटेट केमिस्ट्री पीजीटी लेवल 3 के लिए है, जिसमें मैंने केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आपको करवाने स्टार्ट किए थे। ये सेट डी है। इसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 125 तक लास्ट वीडियो में करवा चुकी हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 126 से लेकर आगे के क्वेश्चन 150 तक के करवाने जा रही हूँ। Let's see question number 126. Match list 1 and list 2 and choose the correct answer using the code given below the list. लिस्ट 1 में हमें प्रोसेस दिया है यानी रिएक्शन का नाम दिया है, और लिस्ट 2 में हमें कैटलिस्ट दिया है जो कि इस रिएक्शन के अंदर यूज होने वाले हैं। तो हमें बताना है कि लिस्ट 1 में जो प्रोसेस गिवन है और लिस्ट 2 में जो कैटलिस्ट गिवन है वो किस तरीके से करेक्टली मैच कर रहे हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे जो है मैंने राइट वाले ही मैच करके लिख दिए हैं टाइम वेस्ट से बचने के लिए। जैसे डेकन प्रोसेस है, इस डेकन प्रोसेस के अंदर जो कैटलिस्ट यूज होता है डेट इज कॉपर क्लोराइड। बॉस प्रोसेस के अंदर जो कैटलिस्ट यूज होता है वो आयरन ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड होता है। पॉलीमराइजेशन ऑफ इथेन में टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड एंड एल्यूमिनियम ट्राइएल्काइल होता है, यहाँ पे ट्राइएल्काइल एल्यूमिनियम। और ऑस्वाल्ड प्रोसेस के अंदर प्लेटिनम होता है। देखिए, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। अगर हमें प्रोसेस ध्यान में है और उसके अंदर कौन सा कैटलिस्ट यूज होने वाला है तो हम बड़ी इजीली इनको मैच आउट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने बिल्कुल सामने सामने प्रोसेस के उसका सही वाला कैटलिस्ट लेकर बनाया है। तो ये हमारा ए के लिए 1, बी के लिए 2 और ये बिल्कुल सेम है। बिकॉज यहाँ पे जो प्रोसेस के नाम हमें गिवन है उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना चाहूँगी। जैसे कि हमने डेकन प्रोसेस की बात की, तो ये एक मेथड होता है जिस ऑब्टेनिंग क्लोरीन गैस बाय पासिंग ऑक्सीजन और एयर एंड हाइड्रोजन क्लोराइड ओवर ए हीटेड कैटलिस्ट सच एज कॉपर क्लोराइड। 2 स्टेप प्रोसेस होता है इसमें, और ओवरऑल जो रिएक्शन होती है वो ये है कि हमने 4 मोल HCl के ऑक्सीजन को लेकर यहाँ पे कैटलिस्ट कॉपर क्लोराइड रिएक्शन करवानी है। तो हमें वाटर के 2 मोल्स मिलेंगे, साथ में क्लोरीन के भी 2 मोल्स मिलेंगे। कैटलिस्ट कॉपर क्लोराइड के अलावा हम और भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, डेट इज मैग्नीज ऑक्साइड, CO2O3 एंड NiO। नेक्स्ट बॉस प्रोसेस के अंदर क्या होता है? बॉस प्रोसेस इज ए प्रोसेस यूज टू प्रिपेयर डाई हाइड्रोजन कमर्शियल लेवल पे। जो डाई हाइड्रोजन हमें बनानी होती है तो वो किस प्रोसेस से बनाई जाती है? बॉश प्रोसेस से। इन दिस वाटर गैस CO प्लस H2, ये कई बार डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वाटर गैस किसको कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन को वाटर गैस कहते हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर वाटर गैस प्रिपेयर की जाती है किससे? फ्रॉम कोल एंड वाटर एट 1270 केल्विन या फिर 440 से 550 डिग्री सेल्सियस इस टेम्परेचर के ऊपर। और उसको क्या किया जाता है फिर? जो वाटर गैस बनती है वो वाटर गैस इज मिक्स्ड विद 2 times इट्स वॉल्यूम ऑफ स्टीम पासेज ओवर कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट कौन सा होगा यहाँ पे? आयरन ऑक्साइड। साथ में जो क्रोमियम ऑक्साइड यूज किया जाता है वो क्या होता है? प्रमोटर होता है, जो रिएक्शन के रेट को और ज्यादा इनहांस कर देता है। तो यहाँ पे रिएक्शन होगी वाटर गैस प्लस वाटर, और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में टेम्परेचर पे हम पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस डाई हाइड्रोजन। यहाँ पे जो CO और H2 का रेशियो होता है वो 1:1 रेशियो बाय वॉल्यूम होता है। यहाँ पे जो प्रमोटर यूज किया जाता है वो क्रोमियम ऑक्साइड है। इसकी जगह आप THO2 भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट था पॉलीमराइजेशन ऑफ इथेन। पॉलीमराइजेशन ऑफ इथेन में जो कैटलिस्ट यूज किया जाता है वो टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और ट्राइएल्काइल एल्यूमिनियम होता है, जिसको जिगलर-नाटा कैटलिस्ट कहा जाता है। हाँ, इस कैटलिस्ट की जगह एक दूसरा कैटलिस्ट भी यूज किया जा सकता है जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसका नाम है फिलिप्स। नेक्स्ट है ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। ऑस्टवाल्ड प्रोसेस के अंदर क्या होता है? आप ये प्रोसेस जो करते हैं नाइट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं? अमोनिया को रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ, और साथ में कैटलिस्ट लेते हैं प्लेटिनम, जो कि रिएक्शन करवा के क्या बनाता है? नाइट्रिक एसिड। यहाँ पे जो कैटलिस्ट प्लेटिनम रहते हैं इसकी जगह कुछ और कैटलिस्ट भी लिए जा सकते हैं, वो है वेनेडियम पेंटॉक्साइड, कॉपर या फिर निकल।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉलॉइड्स. कॉलॉइड से रिलेटेड हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उनमें से हमें करना है चूज द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर को चूज करना है. तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट्स के बारे में देख लेते हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हमें यहाँ पे गिवन है. Tyndall effect is related to scattering of light. Gold number is a measure of the efficiency of the protective colloid. Blood is a negative soil. Viscosity and surface tension of hydrophilic soils are about the same as of dispersion medium. तो यहाँ पे जो colloid से related statement है उसमें सिर्फ आपकी जो स्टेटमेंट है डी वाली रॉन्ग है, बाकी ए बी सी तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं. जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड आपका इफेक्ट होता है डेट इज टिंडल इफेक्ट राइट है. गोल्ड नंबर जो होता है वो प्रोटेक्टिव कॉइल की एफिशिएंसी को मेजर करने का नंबर होता है. और ब्लड जो आपका एक नेगेटिव सोल है. देखिए हीमोग्लोबिन जो कि ब्लड के अंदर पाया जाता है, अगर पर्टिकुलर हीमोग्लोबिन दिया हो तो वो पॉजिटिव सोल होगा, लेकिन अगर डायरेक्ट आपको ब्लड का नाम दिया है तो डेट इज ए नेगेटिव सोल. ओके अब हम ये देख लेते हैं फोर्थ वाला जो ऑप्शन है, विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन ऑफ हाइड्रोफिलिक सोल्स आर अबाउट द सेम एज ऑफ डिस्पर्जन मीडियम. इसमें क्या मिस्टेक है? देखिए हाइड्रोफिलिक सोल्यूशन जो होते हैं, हाइड्रोफिलिक सोल्यूशन फॉर्म हाइड्रोजन या फिर आयनिक बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल. फॉर हाइड्रोफिलिक सोल्यूशन विस्कोसिटी इज हायर देन दैट ऑफ डिस्पर्जन मीडियम. यहाँ पे विस्कोसिटी क्या होगी? हायर होगी. और जो सरफेस टेंशन होगी डेट इज लेसर देन दैट ऑफ डिस्पर्जन मीडियम. तो यहाँ पे हमें विस्कोसिटी हाई और सरफेस टेंशन लेसर, किससे? डिस्पर्जन मीडियम से. बट ऑप्शन में हमें क्या दिया था? सेम दिया था. तो इसी वजह से ऑप्शन डी हमारा रॉन्ग हो गया था. तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा फोर्थ वाला स्टेटमेंट है, ओनली स्टेटमेंट डी इज रॉन्ग, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट हो जाएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128. एन इलेक्ट्रॉन हैज ए स्पिन क्वांटम नंबर +½ एंड ए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1. इट कैन नॉट बी प्रेजेंट इन द फॉलोइंग ऑर्बिटल. अगर किसी इलेक्ट्रॉन का हमें स्पिन क्वांटम नंबर दिया है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दिया है तो हमें बताना है वो कौन सी ऑर्बिटल में नहीं हो सकता. तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ जो ऑर्बिटल का वैल्यू होता है किस क्वांटम नंबर के लिए क्या होता है. देखिए अगर s ऑर्बिटल है तो इसके लिए n का वैल्यू तो हमें जो गिवन होगा वही होगा. जैसे 1 में s है तो n का वैल्यू 1 हो जाएगा, 3s है तो n का वैल्यू 3 हो जाएगा. बट वहाँ पे n की बात नहीं हो रही है, हमारे बाकी नंबर्स की बात हो रही है, बाकी क्वांटम नंबर्स की बात हो रही है. तो देखिए s ऑर्बिटल है तो इसके लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर जो l होता है उसका वैल्यू 0 होता है. p ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू 1 और d ऑर्बिटल के लिए 2 और f ऑर्बिटल के लिए 3 होता है. इसी l वैल्यू से हम बता सकते हैं कि m का वैल्यू क्या होगा. l का वैल्यू जो है उसी के प्लस माइनस में इंक्लूडिंग 0 करके हम m का वैल्यू निकालते हैं. तो 0 के लिए तो प्लस माइनस कुछ होगा नहीं, सिर्फ 0 होगा. 1 के लिए -1 +1 और साथ में 0. 2 के लिए -2 +2 और यहाँ से इनके बीच के नंबर जितने भी आएंगे -2 से -1 0 +1. 3 से लेकर -3 से +3 के बीच के नंबर -2 -1 0 1 2 3. अब देखिए यहाँ पे हमें m का वैल्यू दिया है. m का वैल्यू कितना दिया? -1. -1 s के लिए तो नहीं हो सकता, s के लिए नहीं हो सकता. तो इसलिए -1 का वैल्यू जो है वो p, d और f तीनों के लिए हो सकता है. ठीक है, तो हम यहाँ पे -1 का वैल्यू को देखकर कह सकते हैं कि ये जो आपका ऑर्बिटल है कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट नहीं होगा? s ऑर्बिटल में प्रेजेंट नहीं होगा. और जब बात करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर की, स्पिन क्वांटम नंबर सभी के लिए सेम होता है, +½ और -½ ये दो ही वैल्यू शो करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129. क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम ए मिक्सचर डिपेंड ऑन द बेसिस ऑफ. जो क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन होता है सब्सटेंसेस का, किसी मिक्सचर में से सेपरेट करते हैं तो किस चीज पर डिपेंड करता है? देयर सॉल्युबिलिटी इन द सेम सॉल्वेंट, the difference in their velocities, their different color under similar condition, the different extent of their absorption by the same material. ये ऑप्शन चारों ही देखने में हमें बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं कि सारे ही सही होंगे, बट सारे सही नहीं है. एक पर्टिकुलर ऑप्शन जो है वो मोस्ट करेक्ट है, डेट इज ऑप्शन नंबर 4. हम यहाँ पे ये चीज देखते हैं कि जो हमारा मटेरियल हमने लिया है
उसका एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है, द डिफरेंट एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बाय द सेम मटेरियल। एक मटेरियल, हम एक पेपर लेते हैं, उस पेपर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो कितना है। तो यहाँ पे सोल्यूशन इस क्वेश्चन का क्या कहता है, इस सोल्यूशन में हम ये देख रहे हैं कि द प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन। जो क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल है वो किस पे बेस्ड होता है, एब्जॉर्प्शन पे बेस्ड होता है। डिफरेंट सब्सटेंसेज आर एब्जॉर्ब टू डिफरेंट एक्सटेंट एंड दस कैन बी सेपरेटेड ऑन दिस बेसिस ओनली। तो ऑप्शन नंबर 4 इज मोस्ट करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 करेक्ट एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो नीचे मैंने कोड्स नहीं लिखे हैं, मैंने डायरेक्ट लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को डायरेक्टली मैच करके यहाँ पे लिख दिया है ताकि हमारा टाइम थोड़ा सेव हो जाए। हमें गिवन था लिस्ट 1 में नॉर्मल सॉल्ट, एसिड सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट, और लिस्ट 2 में मुझे कुछ क्या है सॉल्ट्स के फॉर्मूले गिवन थे, मुझे उनमें से बताना था कौन सा सॉल्ट नॉर्मल है, कौन सा एसिड है, कौन सा कॉम्प्लेक्स, कौन सा मिक्स। मैंने तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट वाला करके लिखा है। नॉर्मल सॉल्ट जो होता है आपका सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फाइड है, जिसको आप डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फाइड भी कह सकते हो, और एसिड सॉल्ट जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है आपका, बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो है कॉपर सल्फेट और साथ में 4 अमोनिया है। मिक्स सॉल्ट में आपके पास सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट है। इनके मैंने नेम भी साथ में लिखे हैं। दिस इज टेट्रामाइन कॉपर सल्फेट, जो ये कॉम्प्लेक्स का ही नेम है देखिए, और ये है माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट। अब देखिए यहाँ पे ये जो आपको गिवन था डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, ये आपका नॉर्मल सॉल्ट कैसे है। ये सॉल्ट जो है किससे बिल्कुल इस तरीके के फॉर्मूले से H3PO3 से बिल्कुल मेल खाता है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आप निकाल के क्या लगा है, 2 आपने सोडियम आयन लगाए। तो ये किससे बना है आपका, इज फॉर्म्ड व्हेन 2 एस्टिक हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय सोडियम। इसके 2 एस्टिक हाइड्रोजन आपने रिप्लेस कर दिए सोडियम से। जो आपका ये वाला एसिड था फॉस्फोरिक एसिड, इसमें देखिए आपके यहाँ OH OH होता है। ये दोनों ऑक्सीजन से जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या थे, एस्टिक हाइड्रोजन थे। इन दोनों को रिप्लेस किया हमने और क्या लगा दिया, सोडियम आयन। तो यहाँ पे थर्ड वाला जो हाइड्रोजन है ये डायरेक्टली फॉस्फोरस से अटैच है, ये एसिडिक नहीं है। अब अगर इसमें से अगर आप H+ बाहर निकालना चाहे तो नहीं निकाल सकते, इसीलिए ये सॉल्ट आपका ना एसिडिक है ना बेसिक है, कैसा हो गया, नॉर्मल सॉल्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या आपका एक एसिडिक सॉल्ट है, क्योंकि इसमें एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है H। ये H आपका रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है और ये बेस के साथ रिएक्ट करता है, और बेस के साथ रिएक्ट करके ये हमें एक बेसिक सोल्यूशन भी प्रोवाइड करता है जब इसको वाटर में डिजोल्व किया जाएगा। क्यों, क्योंकि एज द अनायन ऑफ द सॉल्ट अंडरगो हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसिंग फ्री OH आयन, वाटर के अंदर ये फ्री OH आयन दे देगा। नेक्स्ट है कॉपर अमोनियम सल्फेट इनटू वाटर, इस तरीके से लिखा गया है, साथ में वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ रहता है। यानी टेट्रामाइन कॉपर सल्फेट, ये आपका मेटल कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के अंदर ये आ जाएगा मेटल कॉम्प्लेक्स। जो माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट होता है वो डबल सॉल्ट की तरह ही एक मिक्स सॉल्ट है, जो कि क्या है, जिसके अंदर एक से ज़्यादा बेसिक या एसिडिक आपके सॉल्ट्स कंबाइन है। मोर देन 1 बेस और मोर देन 1 एसिड कंबाइन करके बनाया गया है। तो इन द मिनरल फॉर्म माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट किस नाम से जाना जाता है, स्टिरकोराइड्स नाम से जाना जाता है। और मैं थोड़ा सा आपको और बता देती हूँ इनके बारे में, इनको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आप वीडियो को पॉज करके इनको देख सकते हैं डेफिनेशन वगैरह को। नॉर्मल सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, ये टाइप ऑफ सॉल्ट्स हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं। डबल सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। आप इनको वीडियो को पॉज करके इनको रीड कर सकते हैं इफ़ यू नीड। अदरवाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट यील्ड एन अमाइन। कौन सी रिएक्शन जो है एक अमाइन को यील्ड नहीं करती, यानी किस रिएक्शन के अंदर हमें अमाइन नहीं मिलने वाला है। तो हमें गिवन था C2H2Br प्लस अमोनिया। तो देखिए इसको रिएक्शन करवाएंगे तो हमें यहाँ पे अमाइन प्लस HCl मिलेगा, अमोनोलिसिस रिएक्शन है ये।
फिर हमें गिवन था CH3CH डबल बॉन्ड NaOH, एक ऑक्जाइम गिवन था, इसको हमने सोडियम और इथेनॉल की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाना था। तो देखिए इसमें जब हमें हाइड्रोजन आयन के साथ इसको रिएक्शन करवाएंगे तो हमें यहाँ भी अमाइन मिलने वाला है प्लस H2O। ये रिडक्शन ऑफ ऑक्जाइम, फॉर्मेशन ऑफ अमाइन। और CH3CN एक साइनाइड हमें गिवन है, इसको वाटर से हमने एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाना है तो हमें एसिड प्लस अमोनिया मिलेगा। यहाँ पे हमें अमाइन नहीं मिल रहा है, यहाँ हमें एसिड ग्रुप मिल रहा है। नेक्स्ट हमें एक अमाइड गिवन है जिसको हमने हाइड्रोजन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में रिडक्शन करवाया, रिडक्शन ऑफ अमाइड है तो ये भी हमें अमाइन देगा प्लस वाटर। तो देखिए अमोनियोलिसिस रिएक्शन हो, ऑक्जाइम का रिडक्शन हो या अमाइड का रिडक्शन हो, तीनों ही रिएक्शन में हमें अमाइन मिलने वाला है, बट साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करवाने पे हमें एसिड मिल रहा है ना कि अमाइन, इसलिए जो हमारा ऑप्शन है वो थर्ड वाला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132, अंडर अडियाबेटिक कंडीशन वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 200 कैलोरीज, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ Q, W एंड डेल्टा I। एक्सप्लेनेशन करते हैं इस क्वेश्चन की। देखिए अगर प्रोसेस आपका अडियाबेटिक कंडीशन पे हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहने वाला है और चेंज इन हीट जो होगा वो 0 होगा, हीट में कोई भी चेंज नहीं होगा अडियाबेटिक कंडीशन से। जब प्रोसेस अडियाबेटिक होगा तो ट्रांसफर ऑफ हीट तो नहीं होगा, ना ही मास का एक्सचेंज होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, लेकिन जो वर्क डन होगा वो किसकी कॉस्ट पे होगा, इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पे होगा। जितना इंटरनल एनर्जी होगा उतना ही वर्क डन होगा, और इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल होगी, वर्क डन के इक्वल होगी। इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम वहाँ पे क्या होगी, वर्क डन के इक्वल होगी, एंड डेल्टा इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 200 कैलोरीज। इंटरनल एनर्जी सिस्टम के वर्क डन पे डिपेंड करेगी। तो जो वैल्यूज होगी हमारी वो ये होगी, Q इज इक्वल टू 0, W इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू 200। तो हमें वर्क डन 200 दिया था इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंट्रोपी। एंट्रोपी के बारे में स्टेटमेंट रीड करनी है और हमें इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग और टेंड टू ए मैक्सिमम। जो यूनिवर्स की एंट्रोपी है वो लगातार बढ़ती जा रही है और मैक्सिमम की तरफ जाती जा रही है, बिल्कुल राइट है। टोटल एंट्रोपी चेंज फॉर ए रिवर्सिबल आइसोथर्मल साइकिल इज 0। अगर आपका रिवर्सिबल है और आइसोथर्मल साइकिल है तो एंट्रोपी चेंज उसके लिए 0 होगा, ये भी राइट है। नेक्स्ट, एंट्रोपी इज नॉट ए स्टेट फंक्शन। ये रॉन्ग है क्योंकि एंट्रोपी तो स्टेट फंक्शन है, यहाँ पे हमें स्टेट फंक्शन नहीं है गिवन है, तो नोट की वजह से ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। एंट्रोपी इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ जूल पर कैलोरी पर मोल। ये भी राइट है, जो एंट्रोपी की यूनिट होती है जूल पर केल्विन पर मोल होती है, कैलोरी नहीं केल्विन है, सॉरी, जूल पर केल्विन पर मोल। तो आपका सी स्टेटमेंट को छोड़ के A, B एंड D तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134, विच ऑफ द सब्सटेंस सोडियम, मर्करी, प्लेटिनम एंड ग्रेफाइट कैन बी यूज एज इलेक्ट्रोड इन द इलेक्ट्रोलिटिक सेल हैविंग एक्वस सोल्यूशन। देखिए जो एक्वस सोल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोड यूज करने वाले हैं वो एक्वस के साथ यानी वाटर के साथ रिएक्शन में नहीं होनी चाहिए। हम जानते हैं सोडियम की वाटर से रिएक्शन हो जाएगी, बट जो मर्करी है, प्लेटिनम है, ग्रेफाइट है, ये तीनों ही इलेक्ट्रोड के रूप में यूज किए जा सकते हैं क्योंकि ये आपके जो है एक्वस सोल्यूशन के अंदर इनर्ट रहने वाले हैं, यानी एक्वस सोल्यूशन के अंदर इनका कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। एक्वस सोल्यूशन के अंदर ये इनर्ट होंगे टुवर्ड द वाटर, इसलिए हम जो है इनको एज इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हैं, लेकिन सोडियम को नहीं कर सकते। सोडियम हो या सल्फर होता तो उसको भी हम यूज नहीं कर सकते थे एज ए इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 इज करेक्ट। देखिए जो पेपर में गिवन था वो सिर्फ इतना गिवन था, इट एग्जिस्ट एज AlCl3 मॉलिक्यूल। अगर इतना गिवन है तो काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पे इन वेपर दिया हो तो सही करेक्ट होता है। इट एग्जिस्ट एज AlCl3 मॉलिक्यूल इन वेपर, इट इज नॉट रेडली हाइड्रोलाइज्ड, इट सब्लाइम एट 100 डिग्री सेल्सियस अंडर वैक्यूम, इट इज स्ट्रॉन्ग लुइस बेस।
तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट स्टेटमेंट है सी वाला है, इट्स सबलाइम एट 100 डिग्री सेल्सियस अंडर वैक्यूम। बाकी के तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएंगे। कैसे रॉन्ग हो जाएंगे? क्योंकि वेपर स्टेट के अंदर ये AlCl3 मॉलिक्यूल की फॉर्म में नहीं, डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इट इज नॉट रेडिली हाइड्रोलाइज्ड की जगह होगा इट इज रेडिली हाइड्रोलाइज्ड। और इट इज स्ट्रॉन्ग लुइस बेस नहीं होगा, इट इज स्ट्रॉन्ग लुइस एसिड। एल्बियम ट्राइक्लोराइड जो है लुइस एसिड है। तो यहाँ A, B और D 1, 2, 4 तीनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, ओनली थर्ड स्टेटमेंट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136, द कॉमन फीचर अमंग द स्पीसीज साइनाइड आयन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड NO पॉजिटिव आयन आर। कुछ फीचर्स हमें गिवन है, उनमें से हमें करेक्ट वाली चूज करनी है। बॉन्ड ऑर्डर 3 एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक, बॉन्ड ऑर्डर 3 एंड वीक फील्ड लिगेंड, बॉन्ड ऑर्डर 2 एंड पाई एक्सेप्टर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड वीक फील्ड लिगेंड। देखिए किसी एक का हम अगर स्टडी कर लेते हैं तो बाकी दोनों का ऑटोमेटिक स्टडी हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। मैं आपको एक बार राइट आंसर बता देती हूँ। क्या इसका फर्स्ट वाला जो है इसका राइट आंसर है बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा और ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे। अब इनको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ किस तरीके से होगा। देखिए साइनाइड आयन है, साइनाइड आयन में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, कार्बन में 6, नाइट्रोजन में 7, एक नेगेटिव चार्ज का, टोटल हो गए 14 इलेक्ट्रॉन। कार्बन मोनोऑक्साइड में जो होंगे 6 कार्बन के, 8 ऑक्सीजन के, 14। NO पॉजिटिव में 7 नाइट्रोजन के, 8 ऑक्सीजन के और -1 एक प्लस चार्ज के कारण कितना हो जाएगा 14। तो तीनों में ही 14 इलेक्ट्रॉन है, तो कितना हो गया ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आगे बॉन्ड ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं, देखिए इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे एंट्री होगी, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2, पाई 2py2, सिग्मा 2pz2, 14 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि तीनों में ही 14 है तो कॉन्फिगरेशन इतनी ही जाएगी। और बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा तो कैसे निकलेगा, 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। बॉन्डिंग में कितने हैं 2, 4, 6, 8 एंड 10। एंटी बॉन्डिंग में स्टार वाले काउंट कर लो, 2 और 2 4, तो 10 - 4 6, 1/2 इंटू में तो 1/2 इंटू 6 कितना हो गया 3। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 3। वैसे भी हमें पता है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसी तरीके से 14 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा, और 14 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करते हैं। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी थे और बॉन्ड ऑर्डर इनका 3 भी था। ओके, लेकिन हम वीक फील्ड या इनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम देख सकते हैं, अगर हमें बिल्कुल थोड़ा सा भी ध्यान में है तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड साइनाइड है आपके, ये जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यानी लॉ स्पिन, तो ये वीक फील्ड नहीं होते हैं। और पाई एक्सेप्टर भी नहीं है ये, और इनका बॉन्ड ऑर्डर 2 भी नहीं है, तो ये इसलिए 2, 3rd और 4th वाले क्या हो जाएंगे आपके रॉन्ग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट था। और यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं, साइनाइड आयन जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करता है बिकॉज इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल स्पीसीज। मेटल स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। किस तरीके से, सिग्मा बॉन्ड विद मेटल एंड पाई बॉन्ड टू सूडो हैलाइड्स। सो साइनाइड आयन इज ए स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेटिंग लिगेंड। और इसके स्ट्रॉन्ग होने की वजह क्या है, हाई वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137, द स्टेबल रिएजेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अराइल अल्कोहल एंड अराइल एसिड इज। ऑप्शन है सोडा लाइम, कास्टिक सोडा, लुकास रिएजेंट, सोडियम बाइकार्बोनेट। राइट आंसर है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करके हम अल्कोहल और एसिड में डिस्टिंग्विशमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो अराइल अल्कोहल होते हैं वो आपके जो कास्टिक सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, उसके साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन नहीं करेंगे, जिससे हमें ब्रिस्क एफरवेसेंस वहाँ पे सुनाई नहीं देगी। जबकि अराइल कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके CO2 गैस को रिलीज करेंगे और CO2 गैस की ब्रिस्क एफरवेसेंस हमें वहाँ पे सुनाई देगी।
तो ये बहुत ही अच्छा डिस्टिंग्विशन रिएजेंट है आपका अल्कोहल और एसिड में डिस्टिंग्विशमेंट करने के लिए। और मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें ये बता देती हूँ कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनके जो है टेंडेंसी होती है डोनेट प्रोटॉन डोनेट करने की, जिसकी वजह से वो एसिड की तरह बिहेव करते हैं। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम COOH ग्रुप को, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को बाकी जो आपके ग्रुप्स हैं या फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉर मेथड्स लिटमस टेस्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, एस्टर टेस्ट और फ्लोरोसेंस टेस्ट। इन चारों टेस्ट के बेस पे COOH को बाकी फंक्शनल ग्रुप से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम लिटमस टेस्ट का यूज नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिटमस टेस्ट जो है उसको फिनोल भी देता है और आपके अराइल एसिड्स भी देते हैं। लिटमस टेस्ट में आपका जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वो रेड हो जाता है, लेकिन जो एसिड होता है वो आपका स्ट्रॉन्गली कलर शो करता है और अल्कोहल या फिनोल आप जिसको कह रहे हैं वो थोड़ा सा लाइट कलर शो करता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का मैंने भी बताया, वहाँ पे CO2 गैस की रिलीज होती है जिससे ब्रिस्क एफरवेसेंस आती है, उसके बेस पे हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एस्टर टेस्ट में आपका अल्कोहल प्लस एसिड दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं। अगर वहाँ पे एसिड नहीं है तो एस्टर नहीं बनेगा। और फ्लोरोसेंस टेस्ट जो होते हैं ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड शो करते हैं। जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो सबसे पहले हीट किए जाते हैं जिससे एसिड एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर एसिड एनहाइड्राइड आपका जो रिसोर्सिनॉल होता है उस अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके आपका क्या देता है, फ्लोरोसेंट डाई देता है। और किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138। Fractional distillation is used for purification of liquid where there is a fractional distillation जो है वो आपके लिक्विड का मिक्सचर होता है, 2 या 3 लिक्विड मिक्स होते हैं और उनको प्योरीफाई करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं डेट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब कहते हैं मेथड कैसे और किन कंडीशन में यूज किया जाता है। स्मॉल डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, नो डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, लार्ज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, स्मॉल डिफरेंस इन द मेल्टिंग पॉइंट्स। तो यहाँ पे देखिए जो डिफरेंस किया जाता है वो बॉइलिंग पॉइंट्स का किया जाता है कि लिक्विड किस पॉइंट पे बॉईल कर रहे हैं, उनमें डिफरेंस देखा जाता है। लेकिन डिफरेंस कितना होना चाहिए, वेरी स्मॉल डिफरेंस होना चाहिए। और वो डिफरेंस जो है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग गिवन है। कोई उसको 70 डिग्री सेल्सियस तक मानता है, कोई 20 तक, कोई 10 से 15, कोई 25। लेकिन जो हमारा स्टैंडर्ड है वो कितना होना चाहिए, जो डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट्स का लिक्विड्स के अंदर वो 25 डिग्री सेल्सियस या 25 केल्विन का होना चाहिए या उससे कम का। तो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस आर वेरी लेस, कितना, लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। या फिर बॉइलिंग पॉइंट्स जो है वो बहुत सिमिलर होते हैं, तब हम इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड को यूज करते हैं। ये जो वैल्यू है ये स्टैंडर्ड वैल्यू है जो कि NCERT क्लास 9th में भी गिवन है, क्लास 9 की बुक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139। In the Schottky defect, cations are missing from the lattice sites and occupy the interstitial site. Equal number of cation anions are missing. Anions are missing and electrons are present in their place. Equal number of extra cation and electrons are present in their interstitial site. तो जो Schottky defect है उसमें इक्वल नंबर ऑफ cation एंड अनायन मिस जो है वो मिसिंग होते हैं। जो बाकी की कंडीशन है वो Schottky डिफेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, वो अदर डिफेक्ट्स के अकॉर्डिंग है। मैं सारे डिफेक्ट्स यहाँ पे एक साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाता है, उसको अपलोड करने में काफ़ी डिफिकल्ट आती है, इसलिए मैं जस्ट आपको Schottky डिफेक्ट के बारे में बता देती हूँ। Schottky डिफेक्ट में देखिए इस तरीके का लेटिस होता है जिसमें आपका A पॉजिटिव B नेगेटिव A पॉजिटिव B नेगेटिव इस तरीके से आयंस अरेंज होते हैं। देखिए यहाँ से अगर एक B नेगेटिव निकल रहा है, यहाँ से A पॉजिटिव निकल जाएगा, फिर यहाँ से A पॉजिटिव निकल रहा है तो एक B नेगेटिव, यानी सेम नंबर ऑफ आपके कैटायन एनायन यहाँ से मिस होते हैं। अगर 2 कैटायन मिस हो रहे हैं तो उसके साथ 2 अनायन मिस होंगे और ये जो आपके आयंस हैं ये परमानेंटली आपके लेटिस को यहाँ से लीव कर देते हैं। और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं,
जो कटायन और एनायन का साइज डिफरेंस है उनके साइज में डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए, वेरी स्मॉल डिफरेंस। दूसरा, कटायन एनायन जो है वो सॉलिड क्रिस्टल को लीव कर देते हैं और वो परमानेंटली लीव कर देते हैं। नेक्स्ट, जनरली 2 वैकेंसीज आर फॉर्म्ड इन सॉलिड। 2 क्यों? क्योंकि एक कटायन जाएगा तो एक एनायन जाएगा साथ में, तो इसलिए 2 वैकेंसी एक साथ क्रिएट हो जाती है। अगर वैकेंसी क्रिएट हो रही है तो सॉलिड की डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। किस तरीके के एनायन इस डिफेक्ट को शो करते हैं? NaCl, KCl, KBr, सीजियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड टाइप के जो आपके सॉलिड्स होते हैं वो स्कॉट के डिफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके अंदर स्कॉट के डिफेक्ट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 140, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस द अल्कीन प्रोड्यूस विल हैव ए मिनिमम वेपर डेंसिटी। यहाँ पे हमें कुछ रिएक्शन दी थी, पहले तो हमें उनके प्रोडक्ट खुद बनाने पड़ेंगे, फिर ये देखना पड़ेगा कि जो एल्कीन बन रही है उसमें किसकी वेपर डेंसिटी सबसे कम होगी। तो देखिए मैं डायरेक्ट आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे जो 2 ब्रोमोप्रोपेन था एल्कोहलिक की वजह से करेंगे तो प्रोपेन देगा। इथाइल एसीटेट का पैरालिसिस करेंगे तो एसिटिक एसिड और इथीन मिलेगा, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को अलाइल क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो हमें एल्कीन मिलेगा ब्यूटेन टाइप का। और अगर हम आइसोप्रोपाइलीडीन डाइब्रोमाइड को जिंक के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें सबसे पहले क्या मिलेगा? प्रोपाइलीन, और उसका रिडक्शन करवा के प्रोपीन। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो हमारी एल्कीन बन रही है, 2 तो बन रही है प्रोपीन, एक बन रही थी और एक बन रही है ब्यूटीन। अब जो वेपर डेंसिटी होती है मॉलिक्यूलर मास से किस तरीके रिलेटेड होती है? मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, यानी मॉलिक्यूलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर डेंसिटी। अब जो एल्कीन बड़ी होगी उसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, जो छोटी होगी उसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा। और हमें यहाँ पे बताना है मिनिमम वेपर डेंसिटी। तो सबसे छोटी एल्कीन कौन सी है? इथीन। इथीन सबसे छोटी है तो उसका मॉलिक्यूलर मास भी लेस होगा, मॉलिक्यूलर मास लेस होगा तो वेपर डेंसिटी भी लेस होगी, इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वो 2 वाला राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, द अल्कली मेटल डेट रिएक्ट विद नाइट्रोजन डायरेक्टली टू फॉर्म नाइट्राइड एच। देखिए ये सारे ही अल्कली मेटल हैं, ग्रुप 1 से हैं, लेना की रब से फरियाद वाली लाइन से। लेकिन इनमें जो एक अल्कली मेटल है ओनली एंड ओनली लिथियम, यही क्या करते हैं? नाइट्राइड फॉर्म करते हैं। ये एनामल्स बिहेवियर शो करता है, इसीलिए यहाँ पे नाइट्राइड बना रहा है नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके। क्यों? क्योंकि लिथियम का साइज स्मॉल है और हाई पोलराइजिंग पावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142, ए सॉलिड हैज ए स्ट्रक्चर इन विच W एटम आर लोकेटेड एट क्यूब कॉर्नर। देखिए W एटम्स जो है वो कहाँ रखे हैं? क्यूब के कॉर्नर पे, और ऑक्सीजन एटम फेस के सेंटर पे, सोडियम एटम क्यूब के सेंटर पे। तो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड बता दें, क्लास 12th में जो फर्स्ट चैप्टर उसके बारे में ये पता होना चाहिए कि जहाँ पे हम एटम रखेंगे उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है। अगर मैंने सेंटर ऑफ क्यूब, इस क्यूब के बिल्कुल सेंटर में मैंने कोई एटम रखा है तो उस एटम को कोई और दूसरा क्यूब शेयर नहीं कर सकता, वो पूरा का पूरा एटम एक सिंगल क्यूब का है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम एट द सेंटर ऑफ क्यूब 1 है, तो इसलिए सोडियम कहाँ पे है? सेंटर ऑफ क्यूब पे है, तो इसका नंबर कितना हो जाएगा? 1। यानी इस आपके क्यूब के अंदर कितने सोडियम है? 1 सोडियम है। उसके बाद देखिए जो आपका W है, W कहाँ रखा है? कॉर्नर्स पे रखा है, कॉर्नर्स पे। तो एक क्यूब के एक कॉर्नर को टोटल कितने क्यूब शेयर कर सकते हैं? 8 क्यूब शेयर कर सकते हैं। एक तो ये 7 और एक तो एक खुद और 7 और, तो यानी एक एटम का कंट्रीब्यूशन इस क्यूब के हिस्से में कितना आया? 1/8। और टोटल कितने कॉर्नर है? 8। तो पूरे क्यूब में कितने एटम बन गए कॉर्नर पर रखे गए हैं? जो 1 एटम। तो W का नंबर भी कितना बन गया? 1। इसी तरीके से फेस के सेंटर में रखा है, तो एक फेस को कितने क्यूब शेयर करेंगे? एक ये, एक और जो आपका क्यूब होगा वो दोनों मिलकर एक फेस को शेयर करें। तो इसलिए एक क्यूब का इस एटम पे कितना कंट्रीब्यूशन हुआ? 1/2। और टोटल कितने फेस है? 6। तो फेस वाले टोटल नंबर ऑफ एटम कितने बन गए? 3। तो ऑक्सीजन का नंबर कितना हो गया? 3। तो इनको हम नंबर को रखेंगे, इनके अकॉर्डिंग और कंपाउंड का फॉर्मूला बना लेंगे। 1 सोडियम, 1 W और 3 ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, NaWO3। क्वेश्चन नंबर 143, NO2 is a mixed oxide is proved by the fact that with sodium hydroxide it forms
अगर हम NO2 को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिलने वाला है। तो ये रिएक्शन जो है 2 स्टेप में परफॉर्म होगी। पहले तो हम N2O4 लेंगे या फिर 2 मोल ऑफ NO2 लेंगे। इसको वाटर से रिएक्ट करवाएंगे तो हमें नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड मिलने वाला है। फिर ये दोनों एसिड जो है आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके हम देंगे सोडियम नाइट्राइट और सोडियम नाइट्रेट, साथ में वाटर। तो यहाँ पे जब हम NO2 को NaOH से रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिक्सचर मिलता है किसका, नाइट्रेट और नाइट्राइट्स का। ये मिक्सचर ही हमें बताता है कि NO2 क्या है, मिक्स्ड ऑक्साइड है, क्योंकि ये जो है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट पर बेस्ड हम बता सकते हैं कि हमें एसिडिक और बेसिक दोनों तरीके का ही वहाँ रिएक्शन देखने को मिल रहा है इसका, इसलिए ये कैसा है, मिक्स्ड ऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 144, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट 1 लिस्ट 2। यहाँ पे हमें एक रिएक्शन दी है और हमें उनका Kp और Kc में वैल्यू में क्या बताना है, रिलेशन बताना है। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इसका क्या आने वाला है। देखिए Kp एंड Kc में रिलेशन होता है Kp इक्वल टू Kc इंटू RT रेज़ टू पावर डेल्टा n, जहाँ पे हमारे Kp और Kc तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रेशर एंड कांस्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और यहाँ पे क्या है, R जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर है जिस पर रिएक्शन होगी, डेल्टा n डिफरेंस इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब देखिए जब हमें Kc एंड Kp में रिलेशन निकालना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यू नीड द वॉल्यूम टू रिमेन कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के ऊपर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहना चाहिए, जो वॉल्यूम रिएक्टेंट ने ऑक्यूपाई किया है और जो वॉल्यूम प्रोडक्ट का है वो दोनों वॉल्यूम क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर वॉल्यूम इक्वल होंगे तो वहाँ पे आपका जो नंबर ऑफ मोल्स हैं गैस के वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल हो जाते हैं, तो डेल्टा n का वैल्यू 0 हो जाएगा। उस केस में अगर आपका Kp है वो Kc के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT रेज़ टू पावर डेल्टा n। डेल्टा n क्या है, 0 है तो ये पूरा 1 बन जाएगा, जिससे Kp इज इक्वल टू Kc हो जाएगा। अब ये रिएक्शन हमें करने से पहले, ये जो इक्वेशन है इसको इस तरीके से हमें परफॉर्म करने से पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले ये चेक करना है, मेक श्योर दैट इक्वेशंस आर बैलेंस्ड। इक्वेशंस आर बैलेंस्ड। तो जो इक्वेशन हमें यहाँ गिवन है वो ऑलमोस्ट सारे के सारे रिएक्शन हमें बैलेंस्ड गिवन है पेपर के अंदर। N2O3 गैस, NO गैस, NO2 गैस, ओके। इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, डेल्टा n आ गया 1 + 1 2 -1 तो 1 आ गया। तो हम यहाँ RT के ऊपर 1 रखेंगे तो इस रिएक्शन के लिए जो आपका वैल्यू आएगा Kp इक्वल टू Kc इंटू RT का पावर 1। तो इस इक्वेशन को आप RT पावर 1 वाले से मैच कर दे। जो नेक्स्ट इक्वेशन है, अमोनिया गैस कन्वर्टिंग इनटू हाफ नाइट्रोजन प्लस 3/2 हाइड्रोजन। इस रिएक्शन को अगर डायरेक्ट करेंगे तो यहाँ डेल्टा n का वैल्यूज में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है जो कि हमारे ऑप्शन से मैच नहीं करेगा, इसलिए हमें इस इक्वेशन को होल नंबर्स में कन्वर्ट करना है। जो नंबर ऑफ मोल्स हैं होल में या सिंपल नंबर्स में कन्वर्ट होनी चाहिए, इसलिए हम रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अमोनिया और यहाँ से हाफ से 2 कैंसिल होके 1 नाइट्रोजन और इस 2 से 2 कैंसिल होके 3 हाइड्रोजन बचेगा। तो 1 + 3 4 -2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स का डिफरेंस कितना आ गया, 2। तो Kp इक्वल टू Kc इंटू RT का पावर कितना हो जाएगा, 2। फिर सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड के लिए डेल्टा निकालेंगे तो 2 माइनस में 2 + 1 कितना आ जाएगा, 2 - 3 इज इक्वल टू -1, यानी Kp इक्वल टू Kc इंटू RT का पावर -1। अगर RT का पावर -1 है तो नीचे जाके RT का पावर प्लस हो जाएगा और इधर आपका लेफ्ट साइड में आके Kp से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी Kc इक्वल टू Kp इंटू RT। इस वाले ऑप्शन से आप इसको मैच करेंगे। नेक्स्ट जो है N2 + O2 to NO में कन्वर्ट हो रहा है, इसके लिए देख रहे हैं जो नंबर ऑफ मोल्स का डिफरेंस है वो 0 आएगा। 2 माइनस में 1 + 1 2, तो 2 - 2 कितना हो गया, 0। तो Kp इक्वल टू Kc इंटू में RT का पावर 0, तो Kp इक्वल टू Kc। चारों ऑप्शन को हम इसी अकॉर्डिंग मैच करेंगे।
मैच करेंगे तो कॉर्ड 1 हमारा सही होगा। ए के लिए हमारा 1 आ जाएगा आर टी की पावर 1 वाला, के पी इक्वल टू के सी आर टी की पावर 1। फिर सेकेंड वाले के लिए हमारा क्या था, आर टी की पावर फोर्थ वाला था, आर टी की पावर स्क्वायर वाला था। और थर्ड वाले के लिए हमारा क्या था, के सी वाला था, के सी इज इक्वल टू के पी इंटू आर टी। और फोर्थ वाले में के सी इज इक्वल टू के पी था। नाउ क्वेश्चन नंबर 145, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेन ए मेटल एटम? राइबोफ्लेविन, विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन 6। तो यहाँ राइट आंसर होगा सेकेंड वाला विटामिन B12। विटामिन B12 जो है इसको कोबालामीन भी कहा जाता है, जिसके अंदर कोबाल्ट मेटल पाया जाता है। कौन सा मेटल पाया जाता है इसके अंदर? कोबाल्ट। क्वेश्चन नंबर 146, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को फॉर्म करने से रिलेटेड कुछ कंडीशंस दी गई हैं। स्मॉल कटायन लार्ज अनायन, बिल्कुल सही है ये कि जो आपका कटायन होगा स्मॉल होगा और अनायन जो होगा लार्ज होगा। जैसे NaCl, सोडियम का साइज स्मॉल है, क्लोरीन का साइज बिग है। लो आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ कटायन एंड हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ अनायन, ये भी सही है। जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो कटायन का आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होना चाहिए और अनायन का इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी या आपका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या कहें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है हाई होना चाहिए। लार्ज कटायन स्मॉल अनायन लेस चार्ज, ये गलत है। लेस लेटिस एनर्जी, ये भी गलत है। और इसके लिए क्या चीज है कि जो आपके टू एटम होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में जो है डिफरेंस होता है। टू एटम मस्ट बी डिफरेंट और जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है उस सेकंड एटम की क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, अनायन की ज़्यादा होनी चाहिए। और डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है दोनों एटम का या तो 1.7 होना चाहिए या 1.7 से ज़्यादा कम होना चाहिए। ये कंडीशन भी वहाँ पे ध्यान रखनी है। अब लेटिस एनर्जी से रिलेटेड देख लेते हैं क्या होता है। लेटिस एनर्जी जो होती है आयनिक बॉन्ड्स की, वो आयनिक बॉन्ड जो होता है उसकी स्ट्रेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग होती है। अगर आयनिक बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो लेटिस एनर्जी भी ज़्यादा होगी, आयनिक बॉन्ड वीक होगा तो लेटिस एनर्जी भी वीक होगी। तो लेस लेटिस एनर्जी से कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे, वो कॉरस्पॉन्डिंग टू स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड होगी। और क्या होगी, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अगर आयंस के बीच में डिस्टेंस कम है तो लेटिस एनर्जी हाई होगी, आयंस के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है तो लेटिस एनर्जी कम होगी। मैच लिस्ट 1 and list 2 and select the correct answer using the codes given below the list. मोनोमर पॉलीमर, ये मैंने एस्ट्रेस 2019 के पेपर में ये मैंने सारे मोनोमर्स और उनके पॉलीमर्स बताए थे और मोनोमर्स के स्ट्रक्चर भी मैंने वहाँ पे लिखकर दिखाए थे, एक्सेप्ट द कैप्रोलैक्टम, जिसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगी। जिसमें देखिए पहले पीवीसी है जिसका नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इसका जो मोनोमर होता है विनाइल क्लोराइड लिखा होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए क्लोरोइथीन दिया है जिसका नेम विनाइल क्लोराइड ही है। नाइलॉन 6 जो है उसका मोनोमर कैप्रोलैक्टम होता है। कैप्रोलैक्टम जिसका फॉर्मूला होता है CH2 का 5 टाइम्स CONH, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनाता है यहाँ पे CH2 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 NH C डबल बॉन्ड। इसका जब वाटर से H+ आयन की प्रेजेंस में हीट करके रिएक्शन करवाया जाता है तो हमें 6 अमीनो हेक्सेन मिलता है। NH3 पॉजिटिव, 1 कार्बन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस पे डबल बॉन्ड और OH लगा। इसका जब आप वाटर का रिमूवल करवाएंगे हीट करके तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल के इस तरीके का एक बॉन्ड आगे फिर से इसी मॉलिक्यूल के साथ बनेगा और इधर से C डबल बॉन्ड O और ये OH यहाँ से निकल के फर्दर आगे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाएगा और इसका एन टाइम्स, तो ये होगा नाइलॉन 6। आइसोप्रीन जो मोनोमर होता है नेचुरल रबड़ का होता है और एक्राइलो नाइट्राइल पेन यानी पॉली एक्राइलो नाइट्राइल का होता है। तो ये सारे के सारे मैंने एक दूसरे के सामने बिल्कुल करेक्ट वाले यहाँ पे लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट Mg3PO4 का ट्वाइस विल कंटेन 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। इसके अंदर जो आपका ऑक्सीजन है अगर इसका हम 0.25 मोल्स लेते हैं तो इसका कितना मोल्स हमें लेना पड़ेगा। देखिए मैग्नीशियम फॉस्फेट है, अगर एक मैग्नीशियम फॉस्फेट मॉलिक्यूल की बात करें तो उसके अंदर ऑक्सीजन के कितने एटम हैं 4, यहाँ पे उसका ट्वाइस कितना हो गया 8।
एक मॉलिक्यूल मैग्नीशियम फॉस्फेट का 8 ऑक्सीजन एटम रखता है। मॉलिक्यूल की बात करें, अगर मोल की बात करेंगे तो अगर 1 मोल हम मैग्नीशियम सल्फेट का लेंगे तो उसके अंदर कितना मोल ऑक्सीजन हो जाएगा? 8 मोल ऑक्सीजन एटम हो जाएगा। ओके, अब हमें कितने के अंदर कंसीडर करना है? 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन को कंसीडर करना है। तो हम देख लेते हैं स्टेटमेंट को राइट लेफ्ट करके। 8 मोल ऑक्सीजन एटम का मतलब 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट, 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मतलब 1/8 मोल ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट, और 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का मतलब इंटू में 0.25 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसके लिए पॉइंट हटाकर नीचे 100, 25 का 8 को सॉल्व किया तो 3.125 और 100 को ऊपर लेके जाएंगे तो 10⁻⁻² मोल्स, यानी हमें मैग्नीशियम फॉस्फेट के इतना मोल्स चाहिए, इसके अंदर हमें कितना ऑक्सीजन एटम मिलेगा? 0.25 मोल ऑक्सीजन एटम हमें मिलेगा। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। अगर हमें ग्राम्स वगैरह में पूछा होता तो मैं बता देती हूँ आपको, हम इसके सारे एटम्स का मास कैलकुलेट करके देखते हैं तो 226 ग्राम मिलता है। 226 ग्राम का मतलब 1 मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट है। और अगर एटम की बात करें तो इसके अंदर कितने एटम होंगे? एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होंगे। बट जितना हमें क्वेश्चन पूछा था उतना मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149, द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इज 2 × 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड, हेंस द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए, अगर हमें डायरेक्ट यहाँ पे रेट कांस्टेंट दिया है तो हम यूनिट को देखकर बता सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। देखिए, nth ऑर्डर अगर आपको ध्यान में है तो कोई भी ऑर्डर आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। मोल पर लीटर की पावर 1 - n, सेकेंड की पावर -1। अगर ये रिलेशन आपको ध्यान है nth ऑर्डर के लिए तो आप इससे कोई भी ऑर्डर देख सकते हैं और उसका यूनिट देख सकते हैं। अब 0 ऑर्डर के लिए जो होता है मोल पर लीटर पर सेकंड होता है, फर्स्ट के लिए पर सेकंड होता है, सेकंड के लिए मोल इनवर्स लीटर पर सेकंड होता है। तो ये जो हमें गिवन है मोल पर लीटर पर सेकंड है, मोल पर लीटर पर सेकंड, दिस इज द यूनिट ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? 0। लास्ट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 150, फॉर द रिएक्शन 2NO + O2 changes to NO2 the mechanism is given। एक रिवर्सिबल रिएक्शन दी है और एक हमें फाइनल रिएक्शन दिया। फर्स्ट वाली जो है फास्ट है और ये स्लो है। हमें रेट लॉ ऑफ रिएक्शन भी गिवन है। रेट क्या है? K × ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन NO की कंसंट्रेशन का स्केयर। द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट K क्या होगी? यहाँ पे इस K की वैल्यू क्या होगी हमें बतानी है। तो देखिए, जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है और NO2 जो है यहाँ पे इंटरमीडिएट बन रहा है, एक हमारा इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट है। तो स्लो स्टेप के अकॉर्डिंग हम रेट देखते हैं तो रेट डिटरमाइन क्या हो जाएगा? K3 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसके लिए K3 या तो K3 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन दोनों की हम लिखेंगे। मैंने इनको यहाँ पे इक्वेशन 1 2 लिखा है तो इसलिए मैं इसे इक्वेशन 3 का नाम दे रही हूँ, अदरवाइज ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन भी मान सकते हैं हम सोल्यूशन में। तो ये इक्वेशन हमारी आ गई। आगे हम देखते हैं जो रिवर्सिबल रिएक्शन थी, इसके लिए अगर रेट कांस्टेंट हम देखें तो रेट कांस्टेंट किस तरीके से कंपेयर करेंगे? K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड अपॉन कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड इज इक्वल टू, फॉरवर्ड के लिए K1 है, बैकवर्ड के लिए K2 है। तो फॉरवर्ड के लिए जो आपकी कंसंट्रेशन होगी हम इसकी लेंगे रिएक्टेंट की, सॉरी प्रोडक्ट की, यानी N2O2, और बैकवर्ड के लिए हम जो लेंगे वो किसकी लेंगे? NO × NO, यानी NO का स्केयर। अब यहाँ पे हमें चाहिए क्या? इनके अंदर रिलेशन। यहाँ पे देखिए, जो NO2 की कंसंट्रेशन है वो हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो K1/K2 × NO2 की कंसंट्रेशन का स्क्वायर इधर आ जाएगा और NO2O2 की कंसंट्रेशन की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो इस वैल्यू को मैं इस इक्वेशन 3 में पुट कर देती हूँ। R = K3 × K1/K2 NO2 की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। ये किसका हो गया वैल्यू? इसका। आगे क्या हमारे पास? O2 की कंसंट्रेशन। ओके, इसको हम गिवन वाले रेट लॉ से कंपेयर करते हैं। रेट की जगह R है,
के की जगह K3 इंटू K1/K2 है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, NO की कंसंट्रेशन का स्केयर है। तो K का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, K3 इंटू K1/K2 की कंसंट्रेशन। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट हेयर। आई होप दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। योर कमेंट इज ए मोटिवेशन फॉर मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।